नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद एनके सिंह यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः मैं आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। इतिहास विषय के अंतर्गत हमने पूर्व के लेक्चर में इतिहास के सामान्य परिचय पर विस्तार से चर्चा की थी। आज इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम सिंधु घाटी सभ्यता का बिंदुवार अध्ययन करने जा रहे हैं। क्लास शुरू करने से पहले आपके लिए एक मोटिवेशनल कोट कि यूं ही नहीं मिलती मंजिलें, यूं ही नहीं मिलती मंजिलें, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है और पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की कक्षा शुरू कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है। मित्रों, हम जानते हैं कि अभी तक जो 4 सभ्यताएं हमारे सामने आई उनमें से सबसे पहली सभ्यता है मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो दजला और फरात नदियों के घाटी के बीच में फली फूली विकसित हुई और यही विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता भी मानी जाती है। दूसरी सभ्यता हमारे सामने जो आती है वो है मिस्र की सभ्यता या नील नदी घाटी की सभ्यता। यह सभ्यता नील नदी की घाटी में विकसित हुई। तीसरी सभ्यता है सिंधु घाटी की सभ्यता, जो सिंधु एवं इसकी सहायक नदियों के बीच फली फूली और विकसित हुई। सहायक नदियों से तात्पर्य यहां पर रावी, चेनाब, हिंडन, दस्त या दास्क नदी और प्रवरा, ये तमाम नदियां जो है हमें यहाँ दिखाई पड़ती हैं जो सिंधु की सहायक हैं। और इसमें विशेष नाम है सरस्वती का, जिसे आज की डेट में हम घग्गर और हाकरा के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का अधिकांश हिस्सा सिंधु और सरस्वती नदी घाटी के बीच में पाया गया है, इसलिए इस सभ्यता का एक नाम सरस्वती सभ्यता भी दिया जाता है। और चौथी सभ्यता हमारे सामने जो आती है वो है चीन की सभ्यता, जो हुआंगो नदी की घाटी में विकसित हुई। लेकिन हमारा आज का विषय है सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले हम विषयवार अध्ययन, बिंदुवार अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे परिचय, फिर इसके बाद विशेषताएं, इसके बाद में भौगोलिक विस्तार, नामकरण, लिपि, कालक्रम, उद्भव का सिद्धांत, खोज, प्रजाति, नगर नियोजन, महत्वपूर्ण स्थल, तो इन तमाम बिंदुओं के अंतर्गत हम सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो हमारा सबसे पहला बिंदु है परिचय। सिंधु घाटी सभ्यता यह भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सुनियोजित नगरीय सभ्यता थी। पहला बिंदु हमारी ये बिंदु है, यह भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सुनियोजित नगरीय सभ्यता। यह भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सुनियोजित नगरीय सभ्यता थी, अर्थात वेल प्लान्ड अर्बन सिविलाइजेशन थी, वेल प्लान्ड अर्बन सिविलाइजेशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और दूसरी बात,
यह है भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता थी। वास्तव में ये भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता है, जबकि विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता हमें मेसोपोटामिया की सभ्यता दिखाई पड़ती है। और तीसरा बिंदु है, यह मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी। और चौथा बिंदु, यह कांस्य युगीन सभ्यता अपने शहरी नियोजन, पक्की ईंटों के मकान, जल निकासी व्यवस्था और व्यापार के लिए प्रसिद्ध थी। तो परिचय के अंतर्गत हम चार बिंदुओं को देख रहे हैं कि ये भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सुनियोजित नगरीय सभ्यता है। दूसरा, ये भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। तीसरा, ये मिस्र की सभ्यता की समकालीन सभ्यता थी। और चौथा कि यह कांस्य युगीन सभ्यता अपने शहरी नियोजन, पक्की ईंटों के मकान, जल निकासी व्यवस्था और व्यापार के लिए प्रसिद्ध थी। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि बेहतरीन नगर नियोजन और उन्नत व्यापारिक केंद्रों के लिए प्रसिद्ध थी। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब हमारा अगला बिंदु है विशेषताएं। देखिए, विशेषताओं के अंतर्गत हम देखेंगे कि पहली विशेषता है कि ये ग्रिड पैटर्न वाली सड़कों के साथ उन्नत शहरी नियोजन है। क्या है? ग्रिड पैटर्न वाली सड़कों के साथ शहरी नियोजन। अर्थात यहां पर जो सड़कें हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, एक ग्रिड नुमा संरचना का निर्माण करती हैं, और जो टाउन्स हैं, जो सिटीज हैं, वो वेल प्लान्ड हैं। यानी सब कुछ जो शहर हैं वो नियोजित हैं। दूसरी विशेषता, अत्याधुनिक जल निकासी एवं जल प्रबंधन प्रणालियां। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंतर्गत हमें जो ड्रेनेज सिस्टम दिखाई पड़ता है, जो जल निष्कासन प्रणाली दिखाई पड़ती है, बहुत ही डेवलप्ड प्रणाली दिखाई पड़ती है, बहुत ही विकसित प्रणाली दिखाई पड़ती है। और तीसरा हमारा बिंदु है मानकीकृत वजन, माप का ईंटों का आकार, ईंटों के आकार। अर्थात
इस सभ्यता से जो भी हमें बांट प्राप्त हुए, मापतौल के जो बांट प्राप्त हुए हैं, या ईंटों का जो साइज दिखाई पड़ता है, वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हमें दिखाई पड़ता है। अर्थात हर ईंट की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई का जो रेशियो है वो समान दिखाई पड़ता है। इसके बाद में मेसोपोटामिया और मध्य एशिया तक फैला व्यापक व्यापार नेटवर्क। अर्थात मेसोपोटामिया और मध्य एशिया तक जो हमें व्यापार का एक जाल दिखाई पड़ता है, यानी एक नेटवर्क फैला हुआ दिखाई पड़ता है। अगला बिंदु, अविभाज्य लिपि प्रणाली। यानी जो हमें सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि दिखाई पड़ती है वो अविभाजित अर्थात भाव चित्रात्मक हमको दिखाई पड़ती है। कैसी है? पिक्टोग्राफिक, भाव चित्रात्मक। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है इसको बहुत से अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे इसे दृष्टोपेदन, गौमूत्री, सर्पिलाकार, पिक्टोग्राफिक, भाव चित्रात्मक, इन तमाम नामों से जाना जाता है। और इस सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि में 250 से 400 चित्राक्षर पाए जाते हैं। और इन चित्राक्षरों को सबसे पहले पढ़ने का जो प्रयास किया था वो एले वेडन महोदय ने किया था। एले वेडन महोदय ने इसे पढ़ने का प्रयास किया था। ठीक है, अगला बिंदु हमारा है मातृसत्तात्मक समाज। सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज है वो मातृसत्तात्मक है। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर स्त्रियों को समाज में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था, उच्च स्थान प्राप्त था। और इसका प्रमाण यह है कि हमें बहुत सारी मिट्टी की जो प्रतिमाएं मिली हैं, मिट्टी की जो नारियों की प्रतिमाएं मिली हैं, उससे यह सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था वो मातृसत्तात्मक था। स्त्रियों को समाज में बहुत ही उच्च स्थान प्राप्त था। इसके अलावा अगली विशेषता है कृषि आधारित सभ्यता। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान हमें गेहूं, जौ, चावल, मटर, फल, दूध और सब्जियों के प्रमाण भी मिलते हैं। इसके अलावा शांत प्रिय समाज। जो सिंधु घाटी सभ्यता का समाज है वो बहुत ही पीसफुल सोसाइटी मानी जाती है। कहीं पर भी ऐसा उल्लेख हमको दिखाई नहीं पड़ता है जहां पर युद्धों का वर्णन मिलता हो। तो इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज है वो पीसफुल सोसाइटी है, वो बहुत ही शांतिप्रिय समाज है। अगला बिंदु है प्रसाधन सामग्री। देखिए, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री के अंतर्गत हमें पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक जगह है चहुंदड़ो, वहां से लिपस्टिक के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि लिपस्टिक के साक्ष्य प्राप्त होने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ की जो स्त्रियां थी वो लिपस्टिक का प्रयोग करती थी। तो यहां से हमें क्या मिला है? लिपस्टिक, लिपस्टिक के साक्ष्य। और ये हमें मिले कहां से हैं? तो चहुंदड़ों से। और ये चहुंदड़ो कहाँ है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में।
तो प्रसाधन सामग्री भी हमको दिखाई पड़ती है। ठीक है, इसके अलावा अगला बिंदु है हमारे पास आमोद प्रमोद के साधन। ये आमोद प्रमोद के साधन के अंतर्गत जुआ खेलना, जुआ खेलना, शिकार करना, नाचना, गाना, मुर्गों की लड़ाई देखना, मुर्गों की लड़ाई देखना, ये हमको दिखाई पड़ते हैं आमोद प्रमोद के साधन में। इसके अलावा अगला बिंदु हमें संगठित समाज दिखाई पड़ता है। संगठित समाज, देखिए संगठित समाज से तात्पर्य हमारा है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का समाज था वो व्यापार प्रधान समाज था। क्या है? व्यापार प्रधान समाज। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें यहां पर राजा के बजाय बुजुर्गों के परिषद के द्वारा शासन के जो है साक्ष्य हमको दिखाई पड़ते हैं। और व्यापार प्रधान समाज है, यहां पर हमको श्रमजीवी, व्यापारी और योद्धाओं के साक्ष्य जो है मिलते हैं। इसके अलावा और विशेषता क्या है? तो धार्मिक मान्यताएं। धार्मिक मान्यताएं, देखिए धार्मिक मान्यताओं के अंतर्गत हमें दो बातें यहां पर विशेष रूप से दिखाई पड़ती हैं। एक तो वृक्ष पूजा, और वृक्ष पूजा के अंतर्गत हम पीपल की पूजा के साक्ष्य देखते हैं। और दूसरा है पशु पूजा, इसके अंतर्गत हम वृषभ या बैल की पूजा के साक्ष्य भी हमको यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। तो एक है वृक्ष पूजा और दूसरा है पशु पूजा। यहां पर हमें पीपल की पूजा के साक्ष्य मिलते हैं और यहां पर हमें वृषभ अर्थात बैल की पूजा के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ विशेषताएं हैं जिनका हमने विस्तार से चर्चा की है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए हमारा अगला बिंदु है भौगोलिक विस्तार। भौगोलिक विस्तार, जैसा कि आप जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता 3 देशों में फैली हुई थी, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। भारत में भी विशेषकर उत्तर पश्चिम भारत, यानी भारत का उत्तर पश्चिमी प्रांत जो है वहां पर इसके साक्ष्य दिखाई पड़ते हैं। तो इसका विस्तार जो है वो 3 देशों में है। 3 देशों में भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। देखिए सबसे ज्यादा सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल अभी तक खोजे गए हैं वो भारत में खोजे गए हैं। तो सर्वाधिक स्थल आपको कहां दिखाई पड़ेंगे? भारत में। और सबसे कम जो स्थल दिखाई पड़ेंगे वो आपको अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में मुख्यतः 2 ही स्थल पड़े जाते हैं, एक है सोर्तगोई और एक है मुंडीगाक। जबकि भारत में 925 से ज्यादा स्थलों की खोज हो चुकी है, वहीं पाकिस्तान में 480 से ज्यादा स्थलों की खोज हुई है। तो सर्वाधिक इसका विस्तार जो है वो भारत में है और उसके बाद में पाकिस्तान में, उसके बाद में सबसे कम अफगानिस्तान में। तो देखिए अब इसका सीमांकन करते हैं।
अभी हम इसको मैप पर भी समझेंगे, भौगोलिक विस्तार को। सपोज करिए ये हमारे पास सिंधु घाटी सभ्यता की चौहद्दी है। इसका जो पूरब से पश्चिम विस्तार है ये 1600 किलोमीटर है। ये क्या है? ये है 1600 किलोमीटर। और ये जो उत्तर से दक्षिण इसका जो विस्तार है ये है 1400 किलोमीटर। पहली बात, इसका जो सबसे पूर्वी बिंदु है ये है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर ये मेरठ यूपी, जिला मेरठ यूपी का है। और ये हिंडन नदी के किनारे है। हिंडन नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे, ठीक है। और इसकी जो खोज की थी वो खोज की थी वाई.डी. शर्मा ने 1958 में। इसके जो खोज है वो खोज किसने की है? तो खोज की थी वाई.डी. शर्मा, 1958। दूसरी बात, यहां पर जो हमें सबसे उत्तरी बिंदु दिखाई पड़ता है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु मैं कह रहा हूं, यह है मांडा। ये अखनूर जिला, अखनूर जिला J&K यानी जम्मू एंड कश्मीर का है। चेनाब नदी के किनारे है, चेनाब नदी। और इसकी जो खोज की थी, खोज वो जेपी जोशी ने की थी। जेपी जोशी, 1976, ठीक है। इसके बाद में जो ये सबसे दक्षिणी बिंदु हमको दिखाई पड़ता है यह है दैमाबाद। दैमाबाद, जो दैमाबाद है ये अहिल्यानगर या अहमदनगर, अहिल्यानगर या अहमदनगर, महाराष्ट्र। और ये प्रवरा नदी के किनारे है। कौन सी? प्रवरा नदी। यहां पर ध्यान देना, प्रवरा जो है ये गोदावरी की सहायक है। अगर आपको ऑप्शन में प्रवरा नहीं मिल रहा है तो आपको गोदावरी ही टिक करना पड़ेगा। और इसका जो सबसे पश्चिमी बिंदु है ये है सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर, ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। बलूचिस्तान पाकिस्तान। ये जो है ये दास्क नदी है, दास्क नदी। इसे ही हम दस्त नदी या फिर इसे हम दस्त नदी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये, और इसकी जो खोज की थी दैमाबाद की, इसकी खोज की है, इसकी जो खोज है वो M.N. देशपांडे ने की है। M.N. देशपांडे, 1958। जबकि ये सुतका गेंडोर की जो खोज की गई है, इसकी जो खोज है वो सर R.L. स्टीन ने की है 1928 में, ठीक है। देखिए ये जो मांडा है, ध्यान दीजिएगा, ये है दैमाबाद। मैप पर देखिए जरा, दैमाबाद ये प्रवरा नदी के किनारे है, प्रवरा नदी। ये है आपका आलमगीरपुर, हिंडन नदी। ये है आपका मांडा, चेनाब नदी। ये है आपका सुतका गेंडोर, दास्क नदी। देखिए इस पूरी सभ्यता का जो क्षेत्रफल है
पहली बात तो इस सभ्यता का जो आकार है ये त्रिभुजाकार है, यानी इसका जो ये आकार है, आकार कैसा है, तो ये त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार। और इसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल क्षेत्रफल वो 12,99,600 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर। ये प्रारंभिक क्षेत्रफल माना जाता है कि इसका आकार त्रिभुजाकार था और ये 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में फैली हुई सभ्यता थी। लेकिन नवीन खोजों से जो जानकारी प्राप्त हुई है उससे ये पता चलता है कि अब इसका आकार त्रिभुजाकार की बजाय समचतुर्भुजाकार हो गया है। और नवीन शोधों के आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि अब इसका क्षेत्रफल 20 लाख किलोमीटर स्क्वायर से ज्यादा हो गया है। तो ये इसका आकार हो गया। ठीक है, यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ये मांडा है ये भारत का, सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे उत्तरी पॉइंट है। ये पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरतम बिंदु नहीं है, पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरतम बिंदु ये यहां पर है, वो है सोर्तगोई। कौन सा? ये सोर्तगोई है, सोर्तगोई। और ये अफगानिस्तान में पड़ता है, अफगानिस्तान, यानी ये बिंदु है सोर्तगोई, सोर्तगोई। ये पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरतम बिंदु है। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरतम बिंदु तो मांडा, जिला अखनूर, जम्मू कश्मीर का, और चेनाब नदी के किनारे। लेकिन अगर आपसे प्रश्न ये कहा जाए कि पूरी सभ्यता का उत्तरतम बिंदु कौन है, तो वो है सोर्तगोई, अफगानिस्तान में सोर्तगोई है। और ये जो सोर्तगोई है ये दरकत जिले में तखर प्रांत में पड़ता है। कहां पर? तखर प्रांत में पड़ता है। और ये पंज नदी के किनारे है। कहां पर है? ये पंज नदी के किनारे है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का, पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरतम बिंदु क्या है, तो आपका उत्तर होगा सोर्तगोई, अफगानिस्तान, पंज नदी के किनारे। जबकि अगर यह प्रश्न कहा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो मांडा हो जाएगा, अखनूर जिला, जम्मू कश्मीर, चेनाब नदी के किनारे। अच्छा, अगर आपसे यह पूछ दे कि दूसरा उत्तरतम बिंदु कौन सा है, तो देखिए दूसरा ये उत्तरतम बिंदु, जो ये दूसरा उत्तरतम बिंदु ये है रहमान ढेरी, रहमान ढेरी। सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा उत्तरतम बिंदु क्या है? ये जो है रहमान ढेरी है। जबकि अगर आपसे पूछे कि दूसरा, ये सेकेंड नदर्न मोस्ट पॉइंट है रहमान ढेरी। अगर आपसे पूछे सेकेंड ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, यानी दूसरा सबसे पूर्वी बिंदु, तो ये हो जाएगा हुलास। कौन सा? हुलास। और अगर आपसे ये पूछे कि दूसरा सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो ये है भगत राव। क्या है? भगत राव, या फिर इसे मालवड़ बोला जाता है, मालवड़। और ये गुजरात में है, गुजरात। और अगर आपसे पूछे कि दूसरा सबसे पश्चिमी बिंदु, तो सोतका कोह है। ये क्या है? सोतका कोह। ये भी अफगानिस्तान का ही एक इलाका है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, तो ध्यान रखिएगा, फिर ये प्रश्न का आंसर बदल जाएगा। यह है नागेश्वर, नागेश्वर, गुजरात। ये जो नागेश्वर है ये भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। ये भारत का सबसे पश्चिमी, सबसे पश्चिमी बिंदु। सबसे पश्चिमी। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैंने क्या कहा, ये जो इसका एरिया है, ये एरिया जो है, एरिया ये 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर का है। और ये त्रिभुजाकार है। कैसा है? त्रिभुजाकार। ठीक है।
अगर आपसे पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो चौहद्दी है, जो बाउंड्री है, उसका भारत में सबसे उत्तरी बिंदु तो वो मांडा है। लेकिन अगर कहे पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु तो वो हो जाएगा सोरतुगोई, अफगानिस्तान, पंज नदी के किनारे। और सबसे दक्षिणी बिंदु दैमाबाद है। ये यहाँ पर आप मैप पर, बेहतरीन मैप बनाकर हमने आपके सामने रखा है, यहाँ पर देख सकते हो दैमाबाद, ये महाराष्ट्र में है। ये कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र है, MH महाराष्ट्र। ये यूपी का है, यूपी। ये J&K का है, J&K, ठीक है। और ये आपका कौन सा है? अफगानिस्तान, बलूचिस्तान का। ये आपका सॉरी अफगानिस्तान में है। सुत्का गेंडोर जो है अफगानिस्तान का, यहां पर, ठीक है। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपसे पूछ दे कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा उत्तरी बिंदु, तो यह है रहमान डेरी। दूसरा पूर्वी बिंदु तो ये हुलास है। दूसरा दक्षिणतम बिंदु तो ये भगतराव या मालवड़ गुजरात है। दूसरा अगर पश्चिमी का है तो सोतका कोह। अगर कहे कि भारत का सबसे पश्चिमी तो ये नागेश्वर गुजरात है। आई थिंक मैप के माध्यम से मैंने अपनी बात समझाने का प्रयास किया है। और ये जो मांडा है, इसकी खोज जेपी जोशी ने 1976 में की थी। इसके अलावा जो सुत्का गेंडोर है, सर RL स्टीन ने 1928 में खोज की। जो ये दैमाबाद है, इसकी खोज की है MN देशपांडे ने 1958 में। आलमगीर की खोज की, आलमगीरपुर जो है यूपी का मेरठ जिले में है, इसकी खोज की है YD शर्मा ने 1958 में, ठीक है। और ये जो 19 है, इसकी खोज हुई है 1975 में, ठीक है। तो इस तरीके से हमने परिचय ये देख लिया, विशेषताएं देख ली और भौगोलिक विस्तार देख लिया, ठीक है। भौगोलिक विस्तार के अंतर्गत हमने आपको इस मैप पर भी दिखाया और यहां पर भी ड्रा करके बताया कि इसका जो आकार है वो त्रिभुजाकार है। प्रारंभ में इसका आकार त्रिभुजाकार है, लेकिन अभी नवीन जो शोधों से पता चला है कि इसका आकार अब बदलकर समचतुर्भुजाकार हो गया है। और इसका प्रारंभ में जो हमें क्षेत्रफल लगभग 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर या 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर जो है, वो अब बदलकर 20 लाख स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा का क्षेत्रफल हो गया है। और इसके उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सभी बिंदुओं का सेकेंड जो नदर्न मोस्ट पॉइंट, सेकेंड ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, सेकेंड वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट एंड सेकेंड सदर्न मोस्ट पॉइंट, इन पर भी हमने चर्चा की। तो वीडियो अत्यधिक लंबा ना हो जाए, इसलिए अन्य बिंदुओं को दूसरे लेक्चर में कवर करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अपनी वाणी को यहीं पे विराम दे रहा हूं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।